आज का टॉपिक है आदर्श गैस के मुक्त प्रसार या मुक्त रुद्धोष्म प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है या किसी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण देकर सिद्ध करें कि इस प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। तो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इरिवर्सिबल प्रोसेस के रूप में हम ले रहे हैं आदर्श गैस का मुक्त रुद्धोष्म प्रसार। हम इसमें एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा इसकी गणना करेंगे और क्योंकि ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है अतः इसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में इरिवर्सिबल प्रोसेस में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक निकाय लेते हैं, एक सिस्टम जिसकी दीवारें ऊष्मारोधी है। यह एक निकाय हमने लिया, इसकी चारों तरफ की दीवारें वॉल्स ऊष्मारोधी हैं, ऊष्मा की कुचालक हैं, इनसे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इस निकाय में दो पात्र हैं जो एक स्टॉप कॉक की सहायता से जुड़े हुए हैं। यह निकाय है जिसकी चारों ओर की दीवारें ऊष्मारोधी हैं और यह दो भागों में बटा है और यह एक स्टॉप कॉक की सहायता से जुड़ा हुआ है। एक भाग में आदर्श गैस है और दूसरे भाग में निर्वात है। एक पात्र में आदर्श गैस व दूसरे में निर्वात है। स्टॉप कॉक को अचानक खोलने पर आदर्श गैस का मुक्त प्रसार होता है और साथ ही यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसलिए हम इसको मुक्त रुद्धोष्म प्रसार भी कहते हैं। यदि हम इस तरह का एक पात्र ले रहे हैं जिसकी चारों ओर की दीवारें ऊष्मारोधी हैं, ऊष्मा के लिए कुचालक हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है जो कि एक स्टॉप कॉक की सहायता से जुड़े हैं। एक भाग में आदर्श गैस भरी है, दूसरे भाग में निर्वात है। यदि स्टॉप कॉक को अचानक खोलेंगे तो यह आदर्श गैस इसका अचानक प्रसार होगा, यह इस दूसरे भाग में जिसमें कि निर्वात है फैल जाएगी। तो यह प्रक्रम आदर्श गैस का मुक्त प्रसार कहलाता है और यह मुक्त रुद्धोष्म प्रसार भी है क्योंकि यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है क्योंकि निकाय की चारों ओर की दीवारें ऊष्मा की कुचालक हैं, ऊष्मारोधी हैं। तो हम यह एक प्रक्रम लेते हैं आदर्श गैस का मुक्त रुद्धोष्म प्रसार। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको विपरीत क्रम में नहीं किया जा सकता है। तो हम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण के रूप में आदर्श गैस का मुक्त रुद्धोष्म प्रसार ले रहे हैं और इस प्रक्रम में हमें एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है। एंट्रोपी में परिवर्तन का जो सूत्र है ds = dq/t, यह केवल उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ही लागू होता है। तो इस प्रक्रम में जो कि आदर्श गैस का मुक्त रुद्धोष्म प्रसार है, यदि हमें इस प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है तो हम इसके जैसा ही एक उत्क्रमणीय प्रक्रम हमें लेना होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस लेना होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम
जिसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं इसी प्रक्रम के जैसी हों। क्योंकि एंट्रोपी में परिवर्तन यह बिंदु फलन है, यह प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यदि हमें इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है तो हम इसके जैसा ही एक उत्क्रमणीय प्रक्रम लेते हैं जिसकी की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं इसके जैसी ही हैं। आदर्श गैस का मुक्त प्रसार एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। समान प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं को मिलाने वाले उत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में हम आदर्श गैस का समतापी प्रसार लेते हैं, जिसमें आदर्श गैस का आयतन Vi से बढ़कर Vf हो जाता है। इस प्रक्रम में भी हम मान लें कि आदर्श गैस का प्रारंभ में आयतन Vi है। जिस आधे भाग में यह आदर्श गैस भरी है यह आयतन Vi माने और इस संपूर्ण निकाय का आयतन Vf माने, क्योंकि अंतिम अवस्था में यह आदर्श गैस इस पूरे भाग में फैल चुकी है, दोनों भागों में है, और इन दोनों भागों का आयतन Vf लिखें। अंतिम आयतन फाइनल वॉल्यूम Vf। शुरू में आयतन है Vi, जिस आधे भाग में यह आदर्श गैस है उसका आयतन है Vi इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन, और अंतिम अवस्था के रूप में आयतन हो गया है Vf। अब स्टॉप कॉक को अचानक खोलने पर आदर्श गैस का मुक्त रुद्धोष्म प्रसार होता है। माना इस प्रक्रम में आदर्श गैस का आयतन Vi से बढ़कर Vf हो जाता है। इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य dW शून्य होगा व निकाय को दी गई ऊष्मा dQ ये भी शून्य होगी। दोनों के मान शून्य होंगे। dW भी 0 है, dQ भी 0 है। dQ इसलिए 0 है क्योंकि चारों ओर की इस निकाय की दीवारें ऊष्मारोधी हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, इसलिए dQ 0 है। और dW निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए निकाय द्वारा किया गया कार्य dW भी 0 है। यदि dW भी 0 है और dQ भी 0 है तब ऊष्मागतिकी के पहले नियम से, ऊष्मागतिकी का पहला नियम है dQ इक्वल टू du प्लस dW। तो इससे du भी 0 होगा। du इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो यदि dW 0 है, dQ 0 है तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du भी 0 है। इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, और आंतरिक ऊर्जा क्योंकि केवल ताप का फलन होती है, ताप पर ही निर्भर करती है, और यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ताप में भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम भी होगा। तो यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है आदर्श गैस का मुक्त प्रसार। इसमें आदर्श गैस का आयतन Vi से बढ़कर Vf हो रहा है और ताप समान है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है इसलिए एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करने के लिए हम इसके जैसा ही एक उत्क्रमणीय प्रक्रम लेते हैं जिसकी की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं इसी प्रक्रम के जैसी हों, और इसके प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं एक जैसी हों ऐसा उत्क्रमणीय प्रक्रम हम लेते हैं आदर्श गैस का समतापी प्रसार, जिसमें कि आदर्श गैस का ताप समान है और प्रसार हो रहा है, आयतन Vi से बढ़कर Vf हो रहा है। तो यदि हम इस तरह का एक उत्क्रमणीय प्रक्रम ले लेते हैं तो ये दोनों प्रक्रम इस तरह के हो गए कि इनकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान हैं, अतः दोनों प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन समान होगा। अतः आदर्श गैस के मुक्त रुद्धोष्म प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन इस सूत्र से अब हम ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रल dQ अपॉन T।
ds है dq/t और एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस ये बराबर होगा इंटीग्रल I टू एफ dq/t। I इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था, और F फाइनल स्टेट है, अंतिम अवस्था। तो आदर्श गैस के मुक्त रुद्धोष्म प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हमने इसके जैसा ही प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं वाला एक दूसरा उत्क्रमणीय प्रक्रम ले लिया है, और वो है आदर्श गैस का समतापी प्रसार, जिसमें ताप T समान रहता है और आयतन Vi से बढ़कर Vf हो रहा है। तब हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करने के लिए। ऊष्मागतिकी के पहले नियम से dq बराबर होगा du प्लस dw, और क्योंकि हम आदर्श गैस का समतापी प्रसार ले रहे हैं, तो समतापी प्रक्रम के लिए du बराबर 0 होगा। समतापी प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप समान रहेगा, तो आंतरिक ऊर्जा U भी नियत रहेगी, du 0 होगा। du को 0 रख दें, तब इस इंटीग्रल के अंदर रह गया है dw/t, और dw बराबर है pdv। और आदर्श गैस के अवस्था समीकरण pv बराबर म्यू RT लें या pv बराबर nRT लें। यहाँ म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की संख्या है, n लेंगे तो n मोल की संख्या है। इससे p का मान रखेंगे तो p बराबर होगा म्यू RT/v। इससे p का मान रख दें म्यू RT/v, t कैंसिल हो जाएगा, म्यू r कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल के अंदर रहेगा इंटीग्रल dv/v। और अब इंटीग्रल v के लिए है और आयतन बदल रहा है Vi से Vf तक। इंटीग्रल dv/v इसका मान होता है log v, जिसको हम ln v से लिख रहे हैं। ln मतलब log e बेस पर, तो यह है log v, लिमिट है Vi से Vf। जब लिमिट रखेंगे तो यह हो जाएगा log Vf माइनस log Vi, और log Vf माइनस log Vi बराबर होगा log Vf/Vi। अतः इस प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ म्यू r log Vf/Vi। यदि 1 मोल आदर्श गैस लेते तो यह परिवर्तन होता r log Vf/Vi। म्यू मोल गैस ले रहे हैं तो म्यू r log Vf/Vi। n मोल गैस लेंगे तो n r log Vf/Vi। क्योंकि Vf इज ग्रेटर देन Vi, अंतिम आयतन अधिक है, गैस का प्रसार हो रहा है, आयतन बढ़ा है, Vf बड़ा है Vi से, इसलिए ये डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन ये एक धनात्मक राशि है, क्योंकि log के आगे की राशि Vf/Vi ये 1 से बड़ी है। डेल्टा एस धनात्मक है, इसका मतलब है कि इस प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है, निकाय की एंट्रोपी बढ़ जाएगी म्यू r log Vf/Vi से। निकाय की एंट्रोपी तो बढ़ गई है, इस निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि हो गई है। इस निकाय के आसपास जो बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसको हम कहते हैं बाह्य वातावरण। तो ये एक निकाय, इस निकाय के अलावा जो कुछ भी है वो बाह्य वातावरण है, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण। और यह निकाय और बाह्य वातावरण दोनों मिलकर हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो हमने निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन तो देख लिया, ये एंट्रोपी बढ़ जाती है। बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा? बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह निकाय और बाह्य वातावरण, इनके बीच में यह ऊष्मारोधी दीवार है। इसका मतलब है बाह्य वातावरण को न तो कोई ऊष्मा दी गई है न ली गई है, इसलिए बाह्य वातावरण की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
और निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि हुई है। तो ब्रह्मांड, जिसमें कि ये निकाय और बाह्य वातावरण दोनों आते हैं, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ऐसे प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगला टॉपिक हम लेते हैं, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एंट्रोपी के पदों में लिखना है। सिद्ध करना है कि इस कथन में केल्विन प्लांक के कथन व क्लॉसियस के कथन का समावेश है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसके दो कथन थे, केल्विन प्लांक के कथन और क्लॉसियस के कथन। अब हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एंट्रोपी के पदों में लिख रहे हैं और सिद्ध करेंगे कि इसमें उन्हीं दोनों कथनों का, केल्विन प्लांक के कथन और क्लॉसियस के कथन दोनों का समावेश है। सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रकृति में कोई भी पूर्ण उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक प्रक्रम इस प्रकार होगा जिससे कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि होगी। यही एंट्रोपी के पदों में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तो एंट्रोपी के पदों में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या हुआ? एंट्रोपी के पदों में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक प्रक्रम इस प्रकार होगा कि इससे ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि ही होगी। अब हम सिद्ध करेंगे कि इस नियम में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के जो दो कथन थे, केल्विन प्लांक का कथन और क्लॉसियस का कथन, इन दोनों कथनों का समावेश है। पहले हम देखें कि केल्विन प्लांक का कथन क्या है। केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार एक ऐसा ऊष्मा इंजन संभव नहीं है जो उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन वाले ऊष्मा स्रोत से एक चक्र में Q1 ऊष्मा ले और सिंक को कोई भी ऊष्मा नहीं दे और संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। इस तरह का इंजन संभव नहीं है। इस तरह का इंजन पूर्ण दक्ष ऊष्मा इंजन होता है। इंजन की दक्षता 100% तब होगी जब इंजन जितनी भी ऊष्मा ले रहा है स्रोत से, सारी ऊष्मा को कार्य में बदल दे और सिंक को कोई ऊष्मा न दे। और केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार इस तरह का इंजन संभव नहीं है। यदि ऐसा ऊष्मा इंजन संभव होता, ये मान लिया हमने कि केल्विन प्लांक का कथन यदि गलत होता और इस तरह का ऊष्मा इंजन संभव होता, तो ऊष्मा स्रोत की एंट्रोपी में कमी हो जाती और यह कमी होती डेल्टा एस इक्वल टू माइनस Q1/T1। यदि कोई इंजन Q1 ऊष्मा स्रोत से ले रहा है और ऊष्मा स्रोत का ताप है T1, तो T1 ताप पर यदि Q1 ऊष्मा ली जाती है तो एंट्रोपी में ऊष्मा स्रोत की एंट्रोपी में कमी हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली जा रही है। अतः ऊष्मा स्रोत की एंट्रोपी में कमी होगी और यह एंट्रोपी में कमी होगी डेल्टा एस बराबर माइनस Q1/T1। T1 ताप पर Q1 ऊष्मा इस ऊष्मा स्रोत से ली जा रही है, अतः ऊष्मा स्रोत की एंट्रोपी में इतनी कमी हो गई, इतना परिवर्तन हुआ जो माइनस में है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी में कमी हो गई है। Q1 ऊष्मा क्योंकि स्रोत से बाहर जा रही है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव लिखा है। यदि किसी निकाय से ऊष्मा बाहर जा रही है तो ऊष्मा को ऋणात्मक लिख रहे हैं,
यदि किसी निकाय में ऊष्मा आ रही है, अंदर आ रही है, तो उस ऊष्मा को धनात्मक लिखेंगे। अब हम कार्यकारी पदार्थ को देखें कि कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है और चक्रीय प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊष्मा स्रोत की तो एंट्रोपी में कमी हो गई, डेल्टा एस जो है -Q1/T1 इतना एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ, जो नेगेटिव है यानी कमी हो गई है। और कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक चक्रीय प्रक्रम से गुजर रहा है और चक्रीय प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स्रोत की एंट्रोपी, सिंक की एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सिंक को यह कोई ऊष्मा न दी जा रही है न ली जा रही है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो केवल इतना होगा -Q1/T1। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कमी हो जाएगी, जो कि एंट्रोपी के पदों में दिए गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन होगा। क्योंकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में तो हमेशा वृद्धि ही होनी चाहिए, प्रत्येक प्राकृतिक क्रम इसी तरह से होता है। तो यदि हम केल्विन प्लांक का कथन गलत मान लेते हैं, तो यह एंट्रोपी के पदों में जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसका भी उल्लंघन हो जाता है। दूसरा, हम क्लाउसियस का कथन लें और माने कि क्लाउसियस का कथन गलत है। तो क्लाउसियस के कथन के अनुसार एक ऐसा रेफ्रिजरेटर संभव नहीं है जो निम्न ताप वाली वस्तु, जो कि T2 डिग्री ताप वाला सिंक है, ऐसा रेफ्रिजरेटर संभव नहीं है जो कम ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर, ऊष्मा लेकर अपने आप उच्च ताप वाली वस्तु यानी स्रोत को दे देवे। कार्यकारी पदार्थ कार्य कर रहा है T1 डिग्री केल्विन अधिक ताप वाले स्रोत और T2 डिग्री केल्विन कम ताप वाले सिंक के बीच में। रेफ्रिजरेटर इंजन के विपरीत क्रम में कार्य करता है। यह T2 डिग्री केल्विन ताप वाले सिंक से ऊष्मा ले और यह पूरी ऊष्मा अधिक ताप वाले वस्तु यानी ऊष्मा स्रोत को दे दे, जो कि अधिक ताप का है, T1 डिग्री केल्विन का है, और इस पर कोई बाहरी कार्य भी नहीं करना पड़े। क्लाउसियस के कथन के अनुसार ऐसा रेफ्रिजरेटर संभव नहीं है जो कि ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप तक अपने आप पहुंचा दे बिना बाह्य कार्य के। यानी Q ऊष्मा अपने आप कम ताप वाले सिंक से, कम ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक से अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत की ओर नहीं जा सकती है। पर यदि हम मान लें कि क्लाउसियस का कथन गलत है और इस तरह का पूर्ण दक्ष रेफ्रिजरेटर संभव है जो कि Q ऊष्मा को कम ताप वाले T2 डिग्री केल्विन कम ताप वाले सिंक से लेता है और ये पूरी Q ऊष्मा अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत को दे देता है। तो यदि क्लाउसियस का कथन गलत है और इस तरह का रेफ्रिजरेटर संभव है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। यदि ऐसा होता है तो सिंक की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल्टा S1 बराबर होगा -Q/T2, क्योंकि सिंक से Q ऊष्मा ली जा रही है, सिंक से Q ऊष्मा बाहर जा रही है, इसलिए सिंक की एंट्रोपी में कमी हो जाएगी। और एंट्रोपी में जो परिवर्तन है इसको डेल्टा S1 से लिखें तो ये बराबर होगा -Q/T2। सिंक का ताप T2 है और सिंक से Q ऊष्मा बाहर जा रही है, Q ऊष्मा बाहर जा रही है, इसलिए -Q लिखा है। इसका मतलब है कि सिंक की एंट्रोपी में कमी हुई है और यह परिवर्तन नेगेटिव है। डेल्टा S1 बराबर है -Q/T2।
तो सिंक की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S1 हुआ -Q/T2। अब हम देखें स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। इसी प्रकार स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S2 होगा Q/T1। स्रोत Q ऊष्मा ले रहा है, कार्यकारी पदार्थ सिंक से Q ऊष्मा लेकर अधिक ताप वाले स्रोत तक पहुंचा रहा है, तो स्रोत Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर Q धनात्मक है। और स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा S2 से लिखें तो यह होगा Q/T1। स्रोत का ताप T1 है और यह Q ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, इसलिए एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक है, यानी इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। और एंट्रोपी में परिवर्तन, स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S2 बराबर है Q/T1। चक्रीय प्रक्रम होने के कारण कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड की एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो बराबर होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। डेल्टा S1 सिंक की एंट्रोपी में परिवर्तन और डेल्टा S2 स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन। डेल्टा S1 सिंक की एंट्रोपी में परिवर्तन था -Q/T2 और डेल्टा S2 स्रोत की एंट्रोपी में परिवर्तन था प्लस Q/T1। एक की एंट्रोपी कम हो रही थी और एक की एंट्रोपी बढ़ रही थी, एक की माइनस में थी, नेगेटिव थी, और एक की पॉजिटिव थी। और तीसरा जो कार्यकारी पदार्थ था उसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 और इसका मान होगा -Q/T2 प्लस Q/T1। क्योंकि T1 ग्रेटर देन T2, T1 ऊष्मा स्रोत का ताप है जो अधिक है और T2 सिंक का ताप है जो कि कम है। अतः इन दो टर्म में जो नेगेटिव वाली टर्म है वह अधिक होगी, क्योंकि T2 कम है दूसरी टर्म से। T2 T1 से कम है, इसलिए नेगेटिव वाली टर्म जो है -Q/T2, यह राशि अधिक होगी Q/T1 से। अतः ब्रह्मांड की एंट्रोपी में जो कुल परिवर्तन होगा ये नेगेटिव होगा, यानी ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कमी हो जाएगी। और इस प्रकार यह एंट्रोपी के पदों में दिए गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम एंट्रोपी के पदों में यह है कि प्रत्येक प्राकृतिक प्रक्रम इस तरह से होता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में हमेशा वृद्धि होती है। तो यदि हम क्लाउसियस का कथन गलत मान लेते हैं तो भी ब्रह्मांड की एंट्रोपी में कमी होती है, जो कि एंट्रोपी के पदों में दिए गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो केल्विन प्लांक का कथन था और क्लाउसियस का कथन था, दोनों में ही एंट्रोपी के पदों में जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया है इसका समावेश है। यदि हम उन दोनों कथनों को एक एक करके गलत मानते हैं तो हम देखते हैं कि एंट्रोपी के पदों में दिया गया जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम है वो गलत हो जाता है।